नमस्ते मेरे भाई। जैसे कि आपको पता है कि अभी एएलपी का एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है, उसी के संदर्भ में हम सेट नंबर 3 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देख सकते हैं ये क्या कह रहा है कि किसी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उत्पादक। अब हम एक बार थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। उत्पादक 3 प्रकार के होता है। जो उत्पादक होता है वो प्रथम पोस्ती में आता है, यानी इसमें ऑप्शन क्या होगा, उत्पादक। इसमें 3 प्रकार के होता है, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। स्पंज दिया है, फेस क्रीम दिया हुआ है, रबड़ दिया है, फोम दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी फेस क्रीम होगा। अच्छा, देखते हैं जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम का कार्य क्या है, इसमें क्या लिखा है। जाइलम, जैसे जाइलम यानी जल और खनिज का संवहन करता है, यानी ऑप्शन सी होगा। यह फ्लोएम रहता तो ऑप्शन डी होता, लेकिन इसमें आंसर क्या होगा, जल और खनिज का संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गति के दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन के दर को डैश के समानुपाती होती है, यानी बल। यानी संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन इसमें सी होगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। यानी बल का जो सूत्र होता है गति के दूसरा नियम से होता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्थिर वेग से गति 2 kg द्रव्यमान वाले पिंड में गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के यहाँ हम सूत्र लिखते हैं तो देख सकते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 यहाँ पे लिख दीजिए, इसके बाद गुना कर दीजिए। m के मतलब कितना है 2, अब v² मतलब 5 इंटू 5 कितना हो गया, 2 से 2 काट दिया, यानी 25 जूल हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपने सभी प्रारूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके देता है। कार्बनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनो। तो 7 के इसमें क्या होगा, मीथेन। अब इसमें देख क्वेश्चन नंबर 7, जल के कितने अणु परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O बनता है, Fe3O4 बनाता है। तो Fe3O4 इंटू 4H2O। तो इसमें कितना परमाणु का जल हो जाएगा, 7 के 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि अपने सभी प्रारूपों में कार्बन एवं ऑक्सीजन में दहन करने पर क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत के अशुद्धियाँ को हटाने के लिए मतलब किया जाता है। तो अशुद्धियाँ को जो हटाया जाता है उसे गैंग बोलते हैं। किस कोशिका का आकार बदलता है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है, अमीबा का आकार बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किसको प्रभावित होता है। तो ये जो 10 का होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृक और पितृक दोनों का DNA समान होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों का बीच पर्याप्त स्थान होता है। तो इसमें पानी का बुलबुला ये नहीं होगा, लोहे का कील का टूटना ये भी नहीं होगा, अगरबत्ती का जलना। लेकिन पोटेशियम पर मैग्नेट पर पानी का समान रूप से वितरित होता है, यानी 11 के ऑप्शन क्या होगा, डी। 11 के ऑप्शन डी को फिर से हम पढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। जब किसी वस्तु को 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है
तो दर्पण के सामने 20 cm की फोकस दूरी बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब इसका जो बनेगा 20 और 10, इसमें जो फार्मूला होता है 1/f, इसका देखिए यहाँ फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v, और दर्पण में है तो ये प्लस 1/u। इसी के फार्मूला से कीजिएगा तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, माइनस में जाएगा। अब 13 नंबर के हम, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई है? तो इसको म्यू बोलते हैं, म्यू यानी 13 के डी। एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि में प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? यानी Q बराबर IT होगा। यहाँ पे जो होता है Q बराबर IT, तो इसमें I मतलब क्या होगा? I मतलब इसमें Q कूलम कितना दिया हुआ है? कूलम 50, कूलम 100 दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है? 50। तो इसमें जो ऑप्शन होगा फोचार का, ऑप्शन नंबर 1 होगा। Q बराबर IT, आप इसको करेंगे तो 2A हो जाएगा। सही कथन का चयन कीजिए। परागकण क्या पुंग केसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करता है? परागकण फूल के कीटों का आना है। परागकण बीजों के पराग नलिका में वृद्धि करता है। परागकणों का अंकुरण करता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन क्या होगा? परागकण परागकणों के पुंग केसर से वर्तिका का स्थानांतरण करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? तो यह सब लोग को पता है कि अम्ल और क्षार के बीच में लवण और जल का उत्पाद बनता है। लवण और जल का क्या बनता है? उत्पाद बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? अब इसमें देखिए धारा की दिशा में होता है, संवाहक के रंग होता है, संवाहक का आकार का होता है, कि संवाहक का पदार्थ क्या होता है? तो 17 की इसमें देख सकते हैं कि संवाहक के आकार के होता है। क्वेश्चन को 17 नंबर को थोड़ा पढ़िएगा। वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? संवाहक का आकार का होता है। अब हम चलते हैं 18 नंबर। हमारे शरीर से हानिकारक चयनात्मक अपशिष्ट को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो श्रावण से, परिवहन से, मल त्याग से, उत्सर्जन से। तो इसमें क्या होगा? उत्सर्जन से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल घटना को क्या कहते हैं? माने जो दर्पण द्वारा, इसमें परावर्तन कहते हैं और लेंस में अपवर्तन। ध्यान देंगे ये वाला ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना को परावर्तन कहते हैं, लेकिन लेंस के द्वारा कहेगा न तो अपवर्तन होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? देखिए ये क्वेश्चन एक ऑप्शन ए हम पढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। अब ये देखिए इसमें दो कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। तो हम बता दें कि ये जो डी नंबर ऑप्शन है गलत है। पृथ्वी की तुलना में जब भी भार होगा चंद्रमा की तुलना से 6 गुना अधिक होगा। और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल गलत है। ये लिख रहा है कि जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी और चंद्रमा पर नापते हैं तो एक समान होता है। ये गलत है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की भार की तुलना में 2 गुना नहीं होता है, जब भी होगा 6 गुना होगा।
यानी इसमें जो कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन नंबर बी और डी में। तो ऑप्शन नंबर पृथ्वी की भार चंद्रमा की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। इसी के साथ मेरा ये तीसरा सेट समाप्त हुआ और इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। हो सकता है कि हमको कोई ऑप्शन बताने में गलती हो गया हो, इसके लिए थोड़ा हमको क्षमा कीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई।